नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सिविल सर्विस इंस्टीट्यूट में। तो पॉलिटी का आज हमारा जो सेशन होगा वो मूल अधिकार के ऊपर पूरा बेस्ड होगा, जिसको कि इंग्लिश में हम कहते हैं फंडामेंटल राइट। देखिए, अगर ये कहा जाए कि फंडामेंटल राइट से निश्चित तौर पे एक या दो प्रश्न हर परीक्षा में पूछे जाते हैं तो कोई गलत नहीं होगा। आप अगर लास्ट ईयर के प्रश्न भी देखेंगे तो आपको अच्छे खासे प्रश्न इससे पूछे जाते हैं, जो कि यहाँ पे हमने लेके रखे हैं। ठीक है, तो वन बाय वन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे, लेकिन कुछ फंडामेंटल राइट में ऐसी चीज़ों को हम डिस्कशन करेंगे जो कि सामान्यतः नहीं किया जाता है। मैं देखता हूँ तो सामान्यतः उन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस नहीं किया जाता है, वो बस सीधा मूल अधिकार, तो हाँ 12 से लेकर 35 तक के सब के बारे में हमें पता होता है। लेकिन कुछ कंसेप्चुअल चीज़ें हैं जो फंडामेंटल राइट से रिलेट करती हैं, और जब प्रश्न इस तरह से घुमा के पूछे जाते हैं तो फिर हम वहाँ पे हमें दिक्कत होती है। तो आज उन सारे कंसेप्ट को वन बाय वन हम देखेंगे। तो आज के सेशन में हम करने क्या वाले हैं, सबसे पहले मैं आपको बता दूं। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि अधिकार क्या होते हैं, अधिकार की डिफिनीशन क्या होती है, कि अधिकार होता क्या है। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये देखेंगे कि एक तो मौलिक अधिकार क्या होते हैं, ठीक है, और प्राकृतिक अधिकार क्या होते हैं। इन दोनों में हम बेसिकली डिफरेंस देखेंगे कि मौलिक अधिकार क्या होता है, प्राकृतिक अधिकार क्या होता है, अधिकार की डिफिनीशन क्या होती है। उसके बाद जो दूसरी चीज़ हम करने वाले हैं कि जो पार्ट 3 है हमारा, यानी भाग 3 है, उसका वर्गीकरण करेंगे कि जितने भी आर्टिकल हैं, जैसे 12, 13 एक अलग हो गया, सिंपल एक आर्टिकल है। फिर फंडामेंटल राइट हमारा 14 से लेकर के 32 तक का है। उसके बाद फिर फंडामेंटल राइट के कुछ अपवाद भी हैं, और जो सबसे लास्ट में आर्टिकल 35 की बात हम करते हैं, वहाँ पे कि जो मूल अधिकारों हैं, मूल अधिकार हैं, उनका क्रियान्वयन कैसे होगा, ये सारी चीज़ें बताई गई, तो वो हम देखेंगे। तीसरी चीज़ जो हम देखेंगे कि राज्य क्या होता है, राज्य की डिफिनीशन समझेंगे, और इस तरह से समझेंगे कि आपको कभी नहीं भूलेगा। इसके बाद चौथी चीज़ जो हम देखने वाले हैं यहाँ पे कि जुडिशियल रिव्यू क्या होता है, न्यायिक पुनरावलोकन। अक्सर बहुत कन्फ्यूजन होता है, कई बार कहा जाता है कि मतलब जो न्यायालय अपने निर्णय का अवलोकन करेगा, जो न्यायिक पुनरावलोकन होता है, इसका मतलब लोग यही समझते हैं, बट ऐसा नहीं होता है। आज क्या है वो सारी चीज़ें हम यहाँ समझेंगे, उसके अपवाद क्या हैं, कब कब जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, जुडिशियल रिव्यू कब नहीं हो सकता, वो देखेंगे। और सबसे लास्ट में यहाँ पे हम देखेंगे कि कुछ पर्टिकुलर जो प्रिंसिपल्स हैं, जैसे कि डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी है, इसका यूज फंडामेंटल राइट में हुआ है। उसके बाद फिर डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स है, इसके बारे में भी डिटेल हम देखेंगे। और उसके बाद जो डॉक्ट्रिन ऑफ वीवर है, ये 3 सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं। मुख्य परीक्षा में भी लिखने के लिए आपको अक्सर पूछा जाता है, और प्रीलिम्स में तो खैर कभी कभार पूछ लिया जाता है ये। लेकिन ये जो इतनी सारी चीज़ें मैंने आपको अभी बताई, इनके बारे में फंडामेंटल राइट पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए, अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें आपको फंडामेंटल राइट में पता हैं, उसके बाद आप जब आर्टिकल्स को उठाएंगे, यानी 14 आपने ले लिया, फिर 15, इस तरह से, तो चीज़ें आपको बेहतर तरीके से समझ में आएंगी, और एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा कि हाँ, हमने फंडामेंटल राइट पढ़ के रखा है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक रिक्वेस्ट आप सभी से करते हैं, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक करिएगा, दूसरों को भी शेयर करिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज़ राइट, यानी अधिकार क्या होता है। तो देखिए, अधिकार की सिंपल अगर डेफिनेशन कहा जाए तो ये कहा जाता है कि वे अधिकार जिसके लिए नागरिक और अनागरिक राज्य पर दावा कर सकते हैं, उसको हम अधिकार कहते हैं। ठीक है, अगर फंडामेंटल राइट की बात की जाए तो 1215 में सबसे पहले ब्रिटेन में मैग्ना कार्टा लाया गया, उसके बाद फिर फ्रांस में लाया गया, और उसके बाद फिर यूएसए में लाया गया। ये लिखित रूप से फर्स्ट टाइम यूएसए में आया, जिसको कि हम बिल ऑफ राइट से इसको बनाया गया। ये मौलिक नहीं है। क्यों नहीं है मौलिक? क्योंकि इनको खुद से डिज़ाइन किया गया है। मौलिक अधिकार क्या होते हैं? वो मूलभूत प्रकृति के होते हैं। अब हम चलिए देखते हैं मौलिक अधिकार क्या क्या होते हैं। देखिए, छोटी छोटी डिफिनीशन है, मौलिक अधिकार क्या क्या होते हैं। तो जो मूलभूत प्रकृति के होते हैं उनको हम कहते हैं मौलिक अधिकार। जैसे क्या क्या? जैसे कि मान लिया कोई व्यक्ति है तो उसकी भौतिक है, मानसिक है, नैतिक है, या फिर आध्यात्मिक जीवन के लिए जो चीज़ें अपरिहार्य होती हैं, उनको हम मूलभूत प्रकृति के अधिकार कहते हैं। ऐसे कौन कौन से अधिकार हैं आप एक बार सुन लीजिए। तो सबसे पहले तो ह्यूमन राइट्स आता है, जिसको हम कहते हैं मानवाधिकार। ह्यूमन राइट्स यानी प्रकृति द्वारा प्रदत्त अधिकार है। फिर फंडामेंटल राइट आपके आते हैं, भाग 3 में वर्णित हैं। उसके बाद फिर आपके जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट आते हैं, संवैधानिक अधिकार जिसको हम कहते हैं। तो संवैधानिक अधिकार का मतलब संविधान में भाग 3 के अतिरिक्त वर्णित जो अधिकार हैं, जैसे कि क्या है, संपत्ति का अधिकार आर्टिकल 300A में है। उसके बाद कुछ होते हैं आपके सांविधिक अधिकार, जिसको कि हम कानूनी अधिकार कहते हैं, यानी कानून द्वारा उपलब्ध कराया जाता है, लाइक एज RTI है, फिर उपभोक्ता फोरम वाला, ये सारी चीज़ें हो गई। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ें हो गई। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे कि जो पार्ट 3 है हमारा, यानी भाग 3 है, इसका एक वर्गीकरण करते हैं। तो इसका जो वर्गीकरण हम 4 पार्ट में करेंगे। पहला जो होगा हमारा
एक तो होगा सिंपल यानी साधारण पार्ट में क्या क्या है, तो 12 और 13 ये जो दो आर्टिकल हैं ये साधारण पार्ट में हम इनको डिवाइड कर देते हैं। अब 12 में क्या क्या है, तो 12 में राज्य के बारे में दिया गया है कि राज्य की डिफिनीशन क्या होती है। देखिए पूरे अगर होल कॉन्स्टिट्यूशन की आप बात करेंगे तो आपको राज्य की डिफिनीशन दो बार मिलेगी, एक तो फंडामेंटल राइट के पहले और दूसरी डीपीएसपी के पहले, दोनों में राज्य की डिफिनीशन दी गई है। तो अनुच्छेद 12 क्या है, तो वो राज्य की डिफिनीशन हमें बताता है कि राज्य क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि राज्य की परिभाषा क्या होती है। तो राज्य सिंपल ये होता है कि जैसे मान लिया कोई भी अगर पर्सन है या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, अगर वो किसी व्यक्ति के अधिकारों का हनन कर सकता है या हनन किया है उसने, तो उसको क्या माना जाएगा, उसको स्टेट माना जाएगा। ठीक है, अगर वो किसी के अधिकारों का हनन कर सकता है या ऐसी संभावना है तो भी उसको राज्य माना जाएगा। इसीलिए सीबीएसई को क्या माना गया है, एक राज्य माना गया। एक बार प्रश्न पूछा गया कि सीबीएसई क्या है, तो सीबीएसई इज ए स्टेट। तो ये सारी चीज़ें 12 में दी गई हैं कि राज्य की डेफिनेशन क्या होती है। एक मामला और है, नरेश बनाम राज्य मामले में कहा गया है कि जो कोर्ट होता है यानी जो न्यायालय होता है वो राज्य नहीं है, याद रखिएगा। तो ये बेसिक चीज़ें हैं आर्टिकल 12 के बारे में। इसके बाद अगर आप आर्टिकल 13 के बारे में देखें कि आर्टिकल 13 में क्या लिखा है, तो आर्टिकल 13 जो है उसमें साफ साफ ये कहा गया है कि विधियों के विषय में बताया गया है कि देश के मूलाधिकार और अन्य कानूनों में संबंध क्या है। ठीक है, और इसी में आर्टिकल 13(2) में जुडिशियल रिव्यू का कंसेप्ट आता है, यानी जिसको हम कहते हैं हिंदी में न्यायिक पुनराविलोकन। ठीक है, तो जुडिशियल रिव्यू कब आता है, वो आर्टिकल 13(2) में आता है। आर्टिकल 13(2) में क्या लिखा गया है, जुडिशियल रिव्यू, यानी जुडिशियल रिव्यू का मतलब होता है न्यायिक पुनराविलोकन। अब न्यायिक पुनराविलोकन का मतलब ये होता है कि सिंपल सी बात है कि वह शक्ति जिसमें कि न्यायालय कानूनों की क्या करता है, संवैधानिकता की जांच करता है। ठीक है, ऐसा इसका मतलब नहीं होता है कि अपने निर्णय का वो खुद से अवलोकन करेगा वो सही है या गलत, ऐसा नहीं है। न्यायालय क्या करेगा कि कानूनों की संवैधानिकता की जांच करेगा। न्यायालय कानूनों का अवलोकन करेगा और अगर वो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट हैं तो उनको क्या करेगा, वो शून्य घोषित कर देगा, यानी फिनिश कर देगा, उनको हटा देगा। ठीक है, उसके बाद इसमें यह कहा गया है कि कोई ऐसी विधि नहीं बनाई जाएगी जो कि फंडामेंटल राइट को खत्म करे या समाप्त करे। यदि ऐसी कोई विधि बनाई जाती है तो न्यायालय उसे शून्य घोषित कर देगा। इसी को हम सिंपल न्यायिक पुनराविलोकन कहते हैं, यानी जुडिशियल रिव्यू कहते हैं। ठीक है, और इसी में एक आर्टिकल और लिखा गया है 13(3)(a). इसमें कहा गया है कि कोई भी आदेश, अध्यादेश, उपविधि, नियम, विनियम, अधिसूचना, रूढ़ी या प्रथा किसी भी चीज़ को बना के मतलब फंडामेंटल राइट को डाइल्यूट नहीं किया जा सकता या उनको फिनिश नहीं किया जा सकता। अगर इस तरह से अध्यादेश है, आदेश से कोई ऐसा कानून बनाया गया है जो फंडामेंटल राइट को डाइल्यूट करता है तो इसके खिलाफ कानून मानकर इसको चुनौती दी जा सकती है। तो ये पूरा जुडिशियल रिव्यू का एक बेसिक कंसेप्ट था, ये आप चीज़ों को समझ में आया। ठीक है, अब हम देखिए दूसरा जो इसका पार्ट है वो ये है कि इसका जो दूसरा पार्ट है वो आर्टिकल फिर दिया गया है कि 14 से लेकर के 32 तक का जो आर्टिकल है वो सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं कि 14 से लेकर 32 तक के कितने फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं और वो कौन कौन सी चीज़ें करते हैं, उसमें क्या क्या है, वो सारी चीज़ें अभी हम उसको आगे देखेंगे। इसके बाद फिर फंडामेंटल राइट के कुछ अपवाद भी दिए गए हैं। अपवाद किस किस आर्टिकल में है, तो 31(4) में है और उसके बाद फिर 33 में है और 34 में। तो ये 3 आर्टिकल ऐसे हैं जो फंडामेंटल राइट के अपवाद से रिलेटेड है। आर्टिकल 35 इन फंडामेंटल राइट को क्रियान्वित कराता है यूजिंग कोर्ट। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ें थी, इसको आपको समझ में आया होगा। कुछ पर्टिकुलर रिलेटेड मतलब सिद्धांत हैं जिसके बारे में आपको जानना चाहिए। तो इसमें पहला है पृथक्करण का सिद्धांत। पृथक्करण का सिद्धांत जिसको कि इंग्लिश में हम कहते हैं क्या, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी। अब सीधा सा है इसमें कि भाई मान लिया यदि कोई कानून का या किसी भी कानून का कोई भाग किसी फंडामेंटल राइट को डाइल्यूट करता है या उसका उल्लंघन करता है तो कोर्ट उसको क्या करेगा, उसको शून्य कर देगा। ठीक है, और अगर इसका कोई छोटा मोटा पार्ट या कोई एक पार्ट फंडामेंटल राइट का उल्लंघन कर रहा है और केवल उसी पार्ट को हटाने से जो कानून है उसका उद्देश्य या और सारी चीज़ें नहीं बदलती हैं तो सिर्फ वो पार्ट निष्क्रिय किया जाएगा जिससे फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हो रहा है, बाकी पूरा कानून बना रहेगा। इसी को हम कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेबिलिटी, यानी सेपरेशन कर दिया जाए किसी भी कानून में कि जैसे मान लिया 5 चीज़ें हैं
और उन 5 चीज़ों में से 2 चीज़ों हटाने के बाद भी जो 3 चीज़ें बची हैं वो कानून के उद्देश्य को कंप्लीट करती हैं, तो ये 2 चीज़ों को हटा दिया जाएगा। और अगर सिर्फ यही 2 चीज़ों हटाने से कानून का उद्देश्य ही बदल जा रहा है तो पूरे कानून को फिर डाइल्यूट कर दिया जाएगा, उसको फिनिश कर दिया जाएगा। तो ये होता है डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी। इसके बाद जो दूसरा सिद्धांत है उसको हम कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स, जिसको हम ग्रहण का सिद्धांत या आच्छादन का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, अब आच्छादन का सिद्धांत ये है कि ऐसा कोई कानून जो संविधान लागू होने से पहले बना था और अब वो जैसे संविधान लागू हुआ उसके बाद फंडामेंटल राइट का वो उल्लंघन कर रहा है, तो वो कानून रहेगा, लेकिन वो कानून कैसा रहेगा, वो निष्क्रिय रहेगा। ठीक है, अब इसमें एक महत्वपूर्ण उदाहरण मैं आपको बताऊं कि देखिए आईपीसी की एक धारा 309 है, इसमें साफ साफ कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति आत्महत्या की कोशिश करता है तो वो क्या है, वो अपराध है। लेकिन बाद में फिर आर्टिकल 21 का जब डिफिनीशन आने लगा, कोर्ट उसको मतलब और ज़्यादा अलग लेवल पे एक्सपेंड करने लगा, तो वहाँ पे रतिनाम बनाम मध्य प्रदेश मामले में उन्होंने कहा कि भाई आर्टिकल 21 में जीने के अधिकार के साथ साथ मरने का भी अधिकार शामिल है। तो फिर क्या हुआ, उस समय आईपीसी का धारा जो 309 थी उस पर एक ग्रहण लगा दिया गया कि मतलब वो कानून निष्क्रिय हो गया। लेकिन उसके तुरंत बाद फिर ज्ञान कौर मामले में, ज्ञान कौर बनाम पंजाब मामले में रतिनाम निर्णय रद्द कर दिया गया और फिर से वही चीज़ आ गई कि आत्महत्या क्या है, एक अपराध है। तो इस तरह से कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए आच्छादन का सिद्धांत इस तरह से लगाया जाता है किसी भी पर्टिकुलर एक रूल या लॉ पे। इसके बाद जो तीसरा एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है इसको हम कहते हैं अधित्याग का सिद्धांत। देखिए अधित्याग का सिद्धांत मेनली यूएसए में होता है, इंडिया में नहीं होता है। इसका मतलब ये होता है कि कोई भी व्यक्ति अपने फंडामेंटल राइट का त्याग कर सकता है। तो यूएसए में तो त्याग किया जा सकता है अपने फंडामेंटल राइट का, बट इंडिया में ऐसा कोई भी नहीं हो सकता, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो अपने फंडामेंटल राइट को त्याग सके। मेनली जो डॉक्ट्रिन ऑफ वीवर है ये जो पूंजीवादी व्यवस्था होती है वहाँ पे अप्लाई होता है, तो लेकिन हम तो सोशलिस्ट हैं तो यहाँ पे ये अप्लाई नहीं है। तो आई होप ये तीनों सिद्धांत आपको अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। तो ये सारी चीज़ें थी, महत्वपूर्ण चीज़ें थी जो आपसे डिस्कस करनी थी। इसके बाद हम लास्ट ईयर के प्रश्न देखते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो प्रश्न ये दिया गया, ये सही कथन दिया गया है कि भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 ने समर्थन किया था और संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति किसको दी गई है, तो सर्वोच्च न्यायालय को दी गई है और उच्च न्यायालय को दी गई है। दोनों से आर्टिकल जो रिलेट हैं वो आप याद रखिएगा, आर्टिकल अक्सर पूछे जाते हैं। मौलिक अधिकार क्या है, तो ये वाद योग्य हैं, मतलब कहने का कि आप अगर आपके मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है तो आप इसके लिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं। मौलिक अधिकार तो आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। इसके बाद भारतीय संविधान में नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं तो 12 से लेकर के 35 के बीच में। मेनली जो अगर सही तरीके से पूछा जाए 14 से लेकर 32 तक हैं, बाकी 12-13 में तो स्टेट की डिफिनीशन और उसकी जो विधियाँ अप्लाई हो रही वो हो रही हैं। उसके बाद 33-34 ये आप जानते हैं अपवाद हैं और 35 में ये बताया गया है कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको लागू कैसे कराया जाना है। इसके बाद है भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है, आर्टिकल 14। समानता का अधिकार संविधान के निम्न अनुच्छेदों के अंतर्गत दिया गया है। तो कौन कौन से अनुच्छेद हैं, तो 14, 15, 16, 17 और 18। इन जितने भी आर्टिकल हैं इनके जो मीनिंग है वो भी आपको पता होनी चाहिए कि जैसे कि राइट टू इक्वलिटी है तो वो आर्टिकल 14 से लेके 18 तक का है। उसके बाद राइट टू फ्रीडम है 19 से 22। उसके बाद फिर आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार जो कि 23-24-2। उसके बाद फिर धर्म की स्वतंत्रता जिसमें 25 से 28 तक, और सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी जो अधिकार हैं अल्पसंख्यक के वो 29-30। और उसके बाद फिर जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है आर्टिकल 32। वो सारी चीज़ें दी गई हैं। इसके बाद शिक्षण संस्थाओं में जिसमें गैर सरकारी व गैर अनुदान प्राप्त भी सम्मिलित हैं, अन्य पिछड़े अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई है। तो आर्टिकल 15(5) के अंतर्गत ये किया गया है। कथन है, कारण है, तो सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्रों में समान आधार निर्मित करने के उद्देश्य से राज्य असमान लोगों के लिए भिन्न भिन्न व्यवहार कर सकता है। तो सही बात कर सकता है, समान लोगों में विधि समान होगी और समान रूप से प्रशासित की जाएगी। तो ये दोनों ही चीज़ें सही हैं और एक दूसरे को आपस में एक्सप्लेन कर रहे हैं। संवैधानिक प्रावधानों को संघीय राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है, आर्टिकल 13। भारतीय संविधान के आर्टिकल 13 का मुख्य उद्देश्य संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना है। तो ये फंडामेंटल राइट के संदर्भ में भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। तो 19 से लेकर 22 तक ये स्वतंत्रता के अधिकार दिए गए। मैंने भी आपको पहले ही बताया, राइट टू फ्रीडम 19 to 22।
भारतीय न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार निगमन करने हेतु सक्षम किया गया है। तो संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवादी शब्द से, और उसके बाद ए को संविधान के आर्टिकल 14 के साथ मिलाकर पढ़ना, और उसके बाद ये जो ए पार्ट दिया गया है तो ए को संविधान के आर्टिकल 16 के साथ मिलाकर पढ़ना। तो ये जो है सक्षम किया गया है समान कार्य के लिए समान वेतन। इसके बाद धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, भारत के संविधान का आर्टिकल 15 एक मूल अधिकार है जिसमें वर्गीकृत किया जाएगा तो समता के अधिकार के अधीन। भारतीय संविधान में समता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। तो ये 14 से लेकर 18 तक के दिए। भारतीय संविधान में जैसा निहित है समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित है, तो कानून के समक्ष समता, सामाजिक समानता और अवसर की समानता, तो ये जो तीनों समानता हैं ये मौलिक अधिकार में सम्मिलित हैं। इसके बाद मौलिक अधिकारों के अंतर्गत बच्चों के शोषण से संबंधित है तो आर्टिकल 24, और ICPCR के आर्टिकल आर्टिकल द्वारा बाल अधिकार को सुरक्षित किया गया है तो वो 24। अस्पृश्यता का उन्मूलन तो वो आर्टिकल 17 में दिया गया है, अनटचेबिलिटी जिसको हम कहते हैं। और न्यायालय उपधारित कर सकता है कि अपराध गठित करने वाला कोई कृत्य अस्पृश्यता के आधार पर किया गया था यदि ऐसा अपराध डैश के संबंध में किया गया है, मतलब अनुसूचित जाति के संबंध में ऐसा अपराध किया गया है। भारत में अस्पृश्यता का निवारण निम्न उपायों द्वारा किया जाता है, तो कानून बनाकर या फिर शिक्षा की उन्नति द्वारा या फिर जन जागरण के द्वारा किया जाता है। इसके बाद मद्रास राज्य बनाम दोरावजन 1951 के मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप जिस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया तो वो भेदभाव के विरुद्ध अधिकार वाला जो ये मौलिक अधिकार था इसको संशोधित किया गया है। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति को मौलिक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक अधिकार दिया गया है आर्टिकल 17 में। भारत का संविधान स्पष्टतः प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता, किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित है, तो आर्टिकल 19 के 1 में ये निहित है। ठीक है। भारतीय संविधान में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को मूल अधिकार का प्रावधान आर्टिकल 19 से रिलेटेड है। और इसके बाद स्वतंत्रता के अधिकार के भाग के रूप में बिना हथियार के शांतिपूर्वक ढंग से इकट्ठा होने की स्वतंत्रता के अंतर्गत नहीं आता, तो घेराव अफसर जो अपना कर्तव्य नहीं निभाते हैं। नागरिक के विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता, तो अवांछनीय आलोचना के कारण नहीं लगाया जा सकता। व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है आर्टिकल 21, और आर्टिकल 19(1)D की आर्टिकल 21 से मिलाकर पढ़ने पर प्राप्त होता है क्या, तो होता है एकांतता का अधिकार प्राप्त होता है। धार्मिक स्वतंत्रता के लिए अधिकार के प्रावधान के अंतर्गत सम्मिलित हैं क्या, तो धर्म प्रचार करने का अधिकार, सिखों को कृपाण धारण करने एवं रखने का अधिकार, राज्यों को समाज सुधारक विधि निर्माण करने का अधिकार। संविधान के आर्टिकल 25 के अनुसार धर्म स्वातंत्र्य का अधिकार अधीन है, तो सार्वजनिक व्यवस्था, स्वास्थ्य तथा सदाचार के सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है आर्टिकल 25 के अंतर्गत। इसके बाद आर्टिकल 25 का संबंध है किससे, तो वो रिलेट करता है धर्म की स्वतंत्रता से, और भारतीय संविधान के आर्टिकल 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द के तहत शामिल किया गया है, तो बौद्ध, जैन और सिख को इनको हिंदू माना गया है। संविधान के अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया गया है, तो लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के अधीन। शोषण के विरुद्ध अधिकार को शामिल किस आर्टिकल में किया गया है, तो 23 और 24 में। भारत के संविधान का आर्टिकल 24 जोखिमपूर्ण कार्यों से संबंधित कारखानों में बालकों के नियोजन का निषेध करता है। ऐसा निषेध पूर्ण निषेध है, और ये जो दिया गया ये सही सुमेलित है। आर्टिकल 23 तो मानव के दुर्व्यवहार एवं बलात् श्रम का प्रतिबंध। आर्टिकल 24 कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। आर्टिकल 26 जो है वो धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। इसके बाद फिर से ये सही सुमेलित है। मानव के दुर्व्यवहार तथा बलात् श्रम का प्रतिषेध आर्टिकल 23, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण आर्टिकल 29 और संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32। इसके बाद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को स्थापित एवं संचालित करने का अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है आर्टिकल 30। कथन और कारण है, तो भारतीय संविधान का आर्टिकल 30 जो है अल्पसंख्यक वर्ग शब्द को परिभाषित नहीं करता, और कारण है संविधान केवल भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग को मान्यता प्रदान करता है। तो ए और आर तो दोनों सही हैं, लेकिन एक दूसरे की आपस में ये व्याख्या नहीं करते हैं। फिर नेक्स्ट है इसमें
ये सही सुमेलित किया गया है। आर्टिकल 16(2) का मतलब है तो किसी भी व्यक्ति के साथ उसके वंश, धर्म अथवा जाति के आधार पर सार्वजनिक नियुक्ति के मामले में भेदभाव नहीं किया जा सकता है। ये है 16(2). इसके बाद इसमें है बंदी बनाए गए व्यक्ति के नैतिक अधिकारों की रक्षा प्रदत्त है, तो आर्टिकल 22 से। और सही सुमेलित है आर्टिकल 22(1) तो स्वयं की पसंद के अधिवक्ता द्वारा प्रतिरक्षा का अधिकार। और इसके बाद आर्टिकल 22(7) तो संसद ऐसी विधि द्वारा उन परिस्थितियों का निर्धारण कर सकेगी जिसके अंतर्गत 3 माह से अधिक निरुद्ध किया जा सकता है। और आर्टिकल 22(1) है तो गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी के कारणों को यथासंभव शीघ्रातिशीघ्र बताए बिना अभिरक्षा में नहीं रखा जाएगा। प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम निवारक निरोध अधिनियम अनुच्छेद 22 के अंतर्गत एक व्यक्ति बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाया जा सकता है, तो केवल 3 माह के लिए है। उच्चतम न्यायालय को मौलिक अधिकारों के हनन के रोकने के लिए रिट जारी करने की शक्ति के संबंध में सही कथन है ये। तो उच्चतम न्यायालय को यह शक्ति प्रदत्त है कि यह बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण रिट जो भी मूल अधिकारों को लागू करने के लिए समुचित हो उस रिट का प्रयोग कर सकती है। संसद को अधिकार है कि यह कानून बनाकर किसी अन्य न्यायालय को अपनी आधिकारिक स्थानीय सीमाओं के भीतर उच्चतम न्यायालय की दी गई इन शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। तो ये फंडामेंटल राइट के बारे में सही है। वह प्रलेख जिसे किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का महानतम रक्षक माना गया है तो वो है बंदी प्रत्यक्षीकरण। भारत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला दिया गया है जब एक कैदी पर्याप्त आधार प्रस्तुत करता है तो ऐसे कैदी को पैरोल मना नहीं किया जा सकता क्योंकि वह उसके अधिकार का मामला बन जाता है। और दूसरा है कैदी को पैरोल पर छोड़ने के लिए राज्य सरकारों के अपने नियम हैं। उपयुक्त में से कौन सा सही है? तो केवल 2 यहाँ पे सही है। बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद ने पारित किया 1976 में। और सेवा के अधिकार की अवधारणा कहाँ प्रारंभ हुई? तो वो ग्रेट ब्रिटेन में। जोखिम भरे उद्योगों में बाल श्रम का उपयोग निषिद्ध किया गया है। तो जोखिम से संविधान द्वारा 10 दिसंबर 1996 को सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय द्वारा तथा संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा। ये सही सुमेलित है। आर्टिकल 17 तो अस्पृश्यता का अंत, आर्टिकल 22 तो गिरफ्तारी एवं निरोध के विरुद्ध संरक्षण, आर्टिकल 25 तो धर्म की स्वतंत्रता और आर्टिकल 29 जो है अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण। फिर से ये अगेन सही सुमेलित है। आर्टिकल 18 तो उपाधियों का निषेध, 26 तो धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता, 29 तो अल्पसंख्यक की भाषा का संरक्षण, आर्टिकल 21A मतलब शिक्षा का अधिकार, इसको बाद में ऐड किया गया है। संसद के मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया तो फिर वो केशवानंद भारती मामले में। इसके बाद भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की मूल संरचना सिद्धांत यानी जो बुनियादी ढांचा सिद्धांत का प्रतिपादन किया जिसको हम बेसिक स्ट्रक्चर कहते हैं, तो वो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में। मूल अधिकारों के संबंधित निर्णयों का सही कालानुक्रम है तो A.K. गोपालन 1950, गोलकनाथवाद 1967, केशवानंद भारतीवाद 1973 और मिनर्वा मिल्स 1980। ऐसे ही प्रश्न आपस में एक दूसरे को मैच करने के लिए अक्सर पूछे जाते हैं। संपत्ति के मूल अधिकार का लोप किया गया तो ये 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। संपत्ति के अधिकार को संविधान के भाग 3 यानी मूल अधिकार से हटाकर भाग 12 में आर्टिकल 300A के तहत विधिक अधिकार बनाया गया। तो ये जनता पार्टी सरकार द्वारा 44वें संविधान संशोधन से वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार एक वैधानिक, विधिक या कानूनी अधिकार है। भारत में संपत्ति के अधिकार की स्थिति क्या है? तो ये एक विधिक अधिकार है जो किसी भी व्यक्ति को प्राप्त है। समानता, स्वतंत्रता, धर्म पालन एवं समान आवास के अधिकारों में भारतीय संविधान प्रदान नहीं करता। तो समान आवास का अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया है। तो सूचना का अधिकार इसको बाद में ऐड किया गया RTI जिसको कहते हैं 2005 में। सभी व्यक्तियों को प्राप्त है तो विधि के समान संरक्षण का अधिकार। विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। मौलिक अधिकार जो भारत में केवल नागरिकों को उपलब्ध हैं तो भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, देश भर में स्वतंत्र भ्रमण की स्वतंत्रता, उसके बाद चुनाव लड़ने का अधिकार, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और अल्पसंख्यकों का अधिकार। इसके बाद भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त वे अधिकार जो गैर नागरिकों को भी उपलब्ध हैं तो कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले तो आर्टिकल 14 है जो कि विधि के समक्ष समता, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, आर्टिकल 20 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, 21 शिक्षा का अधिकार, आर्टिकल 21 शोषण के विरुद्ध अधिकार जिसमें 23-24 आता है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25-28 और संवैधानिक निराकरण का अधिकार यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32। इसके बाद भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकारों में शामिल नहीं है तो विरोध का अधिकार नहीं शामिल है, बाकी सारा है।
भारत के संदर्भ में अधिकारों और कर्तव्यों के बीच सही संबंध है, तो अधिकार कर्तव्य के साथ सह संबंधित हैं। लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता की प्रत्याभूति प्रदान करता है, तो आर्टिकल 16(1) और 16(2). भारतीय संविधान मान्यता देता है धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक को मान्यता देता है। 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार क्या है, फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 21(a). और भारतीय संविधान में संशोधन करके जोड़ा गया शिक्षा का अधिकार प्रभावी कब से हुआ, तो 1 अप्रैल 2010 से। कथन है राज्य 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। कारण एक प्रजातांत्रिक समाज में शिक्षा का अधिकार मानवाधिकार के रूप में विकास के अधिकार की व्याख्या के लिए अपरिहार्य है। तो ये बिल्कुल सही है, आपस में एक दूसरे को एक्सप्लेन भी कर रहे हैं। सूचना का अधिकार, काम का अधिकार, शिक्षा का अधिकार तथा मकान का अधिकार में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार है, तो वो शिक्षा का अधिकार है। वह अधिकार जो राष्ट्रीय आपातकाल तक में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता, तो जीवन का अधिकार। भारतीय संविधान के आर्टिकल 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द सम्मिलित नहीं करता पारसियों को, बाकी 3 को करता है, ऊपर हमने आपको बताया। किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, ये प्रावधान है आर्टिकल 23 यानी 20 के 3 में। दोष सिद्धि के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड एवं स्व अभिशंसन से संरक्षण प्रदान करता है आर्टिकल 20। दोहरे दंड की धारा कायोत्तर विधि, यातना के विरुद्ध निषेध तथा स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने से निषेध में जो भारतीय संविधान आर्टिकल 20 का हिस्सा नहीं है, तो यातना के विरुद्ध निषेध। ये सही कथन दिया गया है। तो KM मुंशी संविधान का प्रारूप बनाने वाली समिति के एक सदस्य थे। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान स्वीकार किया गया। और बलवंत राय मेहता समिति रिपोर्ट जो 1957 में पंचायती राज की संस्तुति की गई। संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों के संरक्षक न्यायपालिका है। नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक तथा भारत के संविधान का अभिभावक उच्चतम न्यायालय को माना जाता है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 32 के अंतर्गत प्रवर्तित किए जा सकते हैं, तो मौलिक अधिकार को। और डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा संविधान की आत्मा किसको कहा गया है, तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 को। कथन है संविधान के आर्टिकल 32 को डॉक्टर अम्बेडकर ने इसकी आत्मा कहा था। आर्टिकल 32 मौलिक अधिकारों के अतिक्रमण के विरुद्ध प्रभावी उपचार का प्रावधान करता है। तो ये आपस में एक दूसरे को सही एक्सप्लेन करते हैं, दोनों चीज़ें सही हैं। भारत का उच्चतम न्यायालय नागरिकों के मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए विभिन्न रिट जारी करने का अधिकार रखता है आर्टिकल 32 के थ्रू। और किसी एक प्रलेख रिट को किसी व्यक्ति के स्वतंत्रता का महानतम रक्षक माना जाता है, तो उसको बंदी प्रत्यक्षीकरण प्रलेख को। ये सही सुमेलित है। मौलिक कर्तव्य संविधान का 42वां संशोधन। और संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है एवं मूल ढांचे का सिद्धांत, ये केशवानंद भारती से रिलेटेड है। इंसानों के अनैतिक व्यापार का निषेध आर्टिकल 23 से रिलेटेड है। तो ये कुछ फंडामेंटल राइट से प्रश्न थे जो कि हमने यहाँ पे लिए। इसके बाद फिर DPSP का पार्ट हम अपने नेक्स्ट सेशन में करेंगे। तो ये जो प्रश्न लिए गए ये लास्ट ईयर UPPCS की जो प्रमुख परीक्षाएं होती है उसमें पूछे गए हैं। तो आप इस लेवल पे अपनी तैयारी करिएगा कि ये जो सारे प्रश्न हैं इनको अच्छी तरीके से तैयार किया जा सके। बाकी हमने जो ऊपर आपको अभी पहले बताया कुछ कंसेप्चुअल चीज़ें, जैसे कि फंडामेंटल राइट के बारे में, अधिकार क्या होता है और मौलिक अधिकार क्या है, नैसर्गिक अधिकार क्या है, और उसके बाद फिर राज्य की डेफिनेशन क्या होती है, जुडिशियल रिव्यू क्या होता है, फिर 2-3 सिद्धांत अगेन बताया हमने, पृथक्करण है, आच्छादन है, अधित्याग है, इन जो सिद्धांत हैं इनके बारे में। तो इस तरह से आप चीज़ों को तैयार करिए, आपका ये बेहतर तैयार होगा और जो भी प्रश्न आएंगे वो आप निश्चित तौर पर उनको करने में सक्षम होंगे। तो सेशन को समाप्त करते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू।